नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में आज बात करेंगे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा और जमकर बरसे और बताया कि यूपी में साल 2017 के बाद कितने बदलाव आए, मिशन 2022 के लिए किस तरह से तैयार है बीजेपी। और आज अमित शाह के इसी हुंकार को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। और जब वो मन से बोल रहे थे तो मानो लग रहा था कि उन्होंने विपक्षियों की पोथी पटली खोल दी, एक एक करके एक एक चीजों को गिनवाया कि किस तरह से विपक्षी बीजेपी पर करारा हमला बोलते थे। और आज अमित शाह ने विपक्षियों को करारा जवाब दे दिया है। सर देखिए, आज अमित शाह अपने बेस्ट एग्रेशन मोड में थे और जिस हिसाब से उन्होंने 2-3 बातों का ऐलान किया उसके लिए दम चाहिए। पहली चीज, आप स्टेज पे खड़े होकर आप जब ये दावा करते हो कि हमने अपने 90% वादों को पूरा कर दिया, इट मीन्स समथिंग। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी 2 महीना बाकी है, इसको 100% कीजिए। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पे डंके की चोट पे जनता के बीच में जाने का फैसला किया है और ये कहेंगे कि हम यहाँ पे काम करके हमने दिखाया है और आगे भी हम काम करेंगे और इसलिए हमें वोट आप दें। ये हिंदुस्तान और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया अध्याय है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो बसपा कर रही है, जो सपा कर रही है, वो कास्ट समीकरण, कास्ट इक्वेशंस, जाति कौन किसको किधर जाएगा उससे गठबंधन करें, उस जाति को अपने साथ मिलाएं। तो एक तरफ ये इस तरह की 70s की राजनीति है और दूसरी तरफ परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स है। तो ये आज एक बड़ी बात अमित शाह ने एक इशारा दे दिया कि चुनाव के दौरान आगे क्या होने वाला है। दूसरी बात जो सबसे अहम उनके भाषण में, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाएं। मतलब साफ, सारे कंफ्यूजन खत्म। लगातार इस बात को हम लोग कहते आ रहे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि ये चुनाव योगी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा और जो दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है वो योगी जी को बाकायदा आगे रख के वो अपना योगदान इस कैंपेन में करने वाले हैं। आज यही हुआ है। आज सारे जो उसको कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर दिया गया। कन्फ्यूज़न कहाँ था? कन्फ्यूज़न एक तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के अंदर भी था कि जो बीच बीच में इस तरह का बयान दे देते हैं कि चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जब अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया, आज घोषणा कर दी गई, इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करे। और अब कोई क्रॉस करेगा तो उसे बाउंड्री के बाहर भेज दिया जाएगा। मतलब ये दे विल गो फॉर अ टॉस कि भाई जाओ, तुम्हारा काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो ये 2 बातें हुई। इसमें एक और एलिमेंट ये भी है कि इस तरह की घोषणा से जो विपक्षी है, ये जो दलाल मीडिया एंटी बीजेपी जो प्रोपेगेंडा करते रहती है सोशल मीडिया पे, अखबारों में, टीवी पे, उनके लिए भी ये साफ साफ संदेश चला गया और ये डिबेट आज ये सदा के लिए खत्म हो गया। तो ये दूसरी बात जो है भारतीय जनता पार्टी। तीसरा जो सबसे अहम जिस चीज़ के लिए पूरा कार्यक्रम किया गया है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार, 53% वोटर्स यूपी का युवा है और इसी को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। और युवाओं को किन किन मुद्दों से उनको लुभाना है, इसकी भी रणनीति पूरी तरह से तैयार कर ली गई है।
और जिस हिसाब से जो डाटा अब तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के वोटर्स के कलेक्ट कर लिए हैं, उन्हें न मीडिया की ज़रूरत है, न सोशल मीडिया की ज़रूरत है। उनके नंबर्स, उनके व्हाट्सएप नंबर सब भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जो कैंपेन का जो पूरा स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है वो अनमैच्ड है, वो अनमैच्ड है। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोग यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरह से सींचा है, संवारा है, किस तरीके से उसे सुदृढ़ किया है, इस पे पीएचडी लिखी जाएगी। ये इस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कन्फ्यूज़न का कोई जगह नहीं होने वाला। योगी आदित्यनाथ अपने कामों को लेकर के, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने आते ही पीछे जो हिंदुत्व का जो है वो परचम जो है अपने आप लहराना शुरू हो जाता है कि ही इज़ द सिंबल ऑफ दैट हिंदुत्व पॉलिटिक्स। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी वो उस लाइन पे नहीं जाएंगे, वो विकास की बात करेंगे। और ये जो बीजेपी टीम के जो चाणक्य हैं, जो धोनी हैं ऑलराउंडर, वो जिस तरह से आज उन्होंने चौके छक्के मारे, वो चौके छक्के अमित शाह थ्रू आउट द इलेक्शन वो मारते रहे। बिल्कुल, और शाह नीति से विपक्षियों में हड़कंप है, क्योंकि जैसे अमित शाह मन से गरज रहे थे उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। लेकिन अमित शाह ने आज अखिलेश यादव से कई सवाल किए हैं कि 5 साल में कितनी बार वो विदेश गए, नए नए कपड़े सिलवा कर वो अब तो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कोरोना काल में कहाँ थे, बाढ़ की जब बात होती है तो गायब नजर आते हैं, बौखलाहट बहुत ज्यादा देखी जा रही है। देखिए, डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार चलाने वालों से ज़्यादा होती है। सरकार चलाने वालों से ज़्यादा जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में विपक्ष की होती है। विपक्ष को 2 काम करना होता है। एक तो जो सरकार चल रही है उसकी कमियों को, उसकी खामियों को लॉजिकली सामने लाना। दूसरा, जनता के बीच में ये विश्वास दिलाना कि जो सरकार चल रही है उसकी बजाय हमारी सरकार होती तो हम बेहतर मैनेजमेंट कर सकते थे। यूपी में भी क्या हुआ, कोरोना एक बड़ा मुद्दा बना, बाढ़ बड़ा मुद्दा बना, माइग्रेशन, जॉब्स और ये सारी चीज़ें वो भी एक मुद्दा है, राम मंदिर एक मुद्दा है, जो हिंदुत्व से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो भी एक मुद्दा है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करना है वो भी एक मुद्दा है, धर्मांतरण वो भी एक मुद्दा है, और जिस हिसाब से आईएसआई फंडेड जो टेररिस्ट स्लीपर सेल्स हर जगह यूपी में वो पैठ बना रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अब ये सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पे अलग अलग रूप से वो उठाएगी, और जिसकी बानगी, जिसका ट्रेलर आज अमित शाह ने दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि भाई चुनाव आया और नए नए कपड़े तुमने सिला लिए, और ये कि भाई हमारी सरकार आ रही है वो हवा में। आपने क्या किया? यूपी की जनता को यह समझना चाहिए कि भाई विपक्ष ने पिछले 5 सालों में क्या किया। कोरोना आया, विपक्षी लीडर घर के अंदर घुस गए, बैठ गए, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, ट्वीट कर दिया। जनता से ऐसे कनेक्शन होगा? यही सवाल वो पूछ रहे हैं कि भाई बाढ़ आई, कोरोना आया, कहाँ छिपे हुए थे? और जो छिपे हुए थे तो छिपे हुए नहीं थे, इसके साथ एक लोडेड अटैक कि बताओ कितने बार तुम विदेश गए। तो यूपी में ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड स्तर में इसका जो इमेज जाता है वो इस तरीके से जाता है कि सरकार बनने के बाद ये जो हैं अखिलेश यादव तो विदेशी घूम रहे थे। अब क्योंकि अब ये सवाल उठ गया है, आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर में अखिलेश यादव के पूरे विदेश यात्रा की डिटेल जो है वो आ जाएगी सामने कि कितनी कितनी बार, कितने कितने दिनों के लिए, कौन कौन से देश में वो घूमने गए। तो पूछा जाएगा कि भाई लोग बाढ़ से त्रस्त हो रहे थे, कोरोना की वजह से लोग मर रहे थे, माइग्रेशन हो रहा था, तुम ऐशमौज कर रहे थे। और ये चीज़ें क्यों पूछी जाएगी? वो इसलिए भी पूछी जाएगी क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनाव में या उससे पहले सब लोग ये कटाक्ष करते थे कि मोदी जी विदेशी घूमते रहते हैं।
विदेशी घूमते रहते हैं। अब ये सवाल बीजेपी करेगी और अखिलेश यादव को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने एक और बात कही कि भाई आपने काम क्या किया, आपकी सरकार होती तो आप काम वाम करते हो या नहीं करते हो, क्या किया आपने परिवार के अलावा आपने क्या काम किया। और जब भी अगर ऐसा लगता है कि भाई मन आपका बदलता है, भाई देश के लिए, राज्य के लिए कुछ करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप करते क्या हो, आप अपनी जाति के लिए काम करते हो। अपॉइंटमेंट हो रहा है, मालूम चल रहा है कि भाई इनकी ही जाति के लोग जो है हर जगह वो उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें और ये सवाल और ये जो डिस्कोर्स है, ये जो नैरेटिव है, वो अखिलेश यादव को इसलिए परेशान करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस सरकार के दौरान पिछले 5 सालों में गरीबों के घर में बिजली पहुंची है, गरीबों के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा है, गरीबों के घर में, और ये दलित हो मुसलमान हो, ये एक भी केस ऐसा नहीं है कि जहां इन सब योजनाओं में कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, कि किसी एक जाति को फायदा हुआ और दूसरी जाति को नहीं हुआ, किसी एक धर्म वाले को फायदा हुआ दूसरे को नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये इंश्योर किया कि अगर योजना है तो जो लोग भी, अगर बाथरूम बनना है तो वो हिंदू हो मुसलमान हो दलित हो, सबके घर बनेगा। अगर घर के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, आर्थिक मदद दी जा रही है पक्का मकान बनाने के लिए, तो वो सबको जाएगा। जो उस क्राइटेरिया में बैठेगा वो जाएगा। कोई भी केस अब तक नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, माइक्रोस्कोप लेकर के बैठा हुआ था दिल्ली का मीडिया कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं में कहीं कोई ऐसा एक घर मिल जाए कि भाई मोहल्ले में सबके पास आ गया, एक मुस्लिम घर में लाइट नहीं गई, बस वो बवाल मचा देते। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता, मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो वो चीज़ें मिली नहीं। तो ये एक नैरेटिव कि हमने विकास किया, लोगों को मदद की, हम लोगों को पैसे भी दे रहे हैं, अनाज भी पहुंचा रहे हैं, हम घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, हम बाथरूम बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं और सबके लिए ये काम कर रहे हैं। आप तो सिर्फ अपनी जाति के लिए करते हो। तो ये अटैक बड़ा पोटेंट अटैक है। तो अखिलेश यादव को ये सारी चीज़ें, और वो मजाक भी है। वो आप देखिए भाई कि चुनाव आया तो आपने नए नए कपड़े सिलवा लिए और ये मैंने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई अब हमारी सरकार आएगी। एक और सवाल उठेगा, दिसंबर के बाद उठेगा। वो ये उठेगा जब यूपी में सारे एडल्ट्स को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा, टीकाकरण सबका हो जाएगा, तब उनसे पूछताछ होगी कि भाई आपने तो कहा था कि आप नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तब, अब तो कोई बचा ही नहीं लगवाने के लिए, हमने तो सारा काम कर दिया, अब आपकी ज़रूरत ही क्या है। आप कह रहे थे भाई समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब सबको लगवाएंगे, यहाँ काम हो गया। आपकी सरकार आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब यही काम करने के लिए आप वोट मांग रहे हो तो ये काम तो हमने कर दिया, आपकी तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब के ऊपर एक जो सबसे करारा प्रहार जिसको कहते हैं, वो राम मंदिर को लेकर। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, तिथि का भी ऐलान कर दिया है। कि ये तो पूछते थे भाई तारीख नहीं बताएंगे, भाई ऐलान भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसके बाद जो अमित शाह ने, इसको कह सकते हैं कि जो तड़का लगाया वो कमाल का है। उन्होंने कहा कि हम तो मंदिर बनवा रहे हैं और आपसे तो 5,000 रुपए भी नहीं निकले राम मंदिर बनाने के लिए। अब किस मुंह से तुम जाओगे कि भाई राम मंदिर तो हम भी चाहते हैं बनवाना। क्योंकि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को उन सवालों का जवाब देना होगा कि राम मंदिर निर्माण के पहले जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार ने हिंदू जो धर्मावलंबी भी थे, जो कार सेवक थे, उनके ऊपर खुले रूप से जो गोली चलवाने करके उनकी हत्या करने का जो आरोप है, अब इसका सवाल का जवाब अब अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं होगा कि मुंह में राम और बगल में छुरी, एक केजरीवाल की तरह काम नहीं चल पाएगा। अखिलेश यादव अगर ये सोचते हैं कि आप चले जाएंगे हनुमानगढ़ी, आप चले जाएंगे अयोध्या, रामलला का दर्शन कर लेंगे, तो ये सारे पुराने सवाल जो है वो खत्म हो जाएंगे। केजरीवाल तो नॉन प्लेयर है, लेकिन अखिलेश यादव को तो इन सवालों का
सामना करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग, विपक्ष एक कदम चलता है, भारतीय जनता पार्टी 10 कदम आगे ले लेती है। जब तक ये अपने डैमेजेस को वो पूरा कर पाते हैं, उसको मैनेज कर पाते हैं, कुछ और हमला हो जाता है। अब अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए, वो कब कब और कितनी बार विदेश यात्रा गए, और राम मंदिर का नाम लेने से पहले उनको बताना चाहिए कि आपके पास से राम मंदिर के लिए 5,000 रुपये भी क्यों नहीं निकले। पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये मुस्लिम परस्त राजनीति, ये मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर नज़र गड़ाए रहना और उनको अपने साथ लाने के लिए आप रामलला को तिरस्कार करेंगे, और चुनाव आने समय आप कहेंगे कि भाई हम भी चाहते कि राम मंदिर बन जाए, ये नहीं चलेगा। तो आज अमित शाह जी का दिन है, ज़बरदस्त उन्होंने शुरुआत की है, और ये कहिए कि ओपनिंग जो स्कोर है अमित शाह का, वो सेंचुरी लगाने वाला है। बिल्कुल, और वो तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो रणनीति 2022 में बनेगी, उसका नतीजा 2024 में भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात। धन्यवाद। तो बीजेपी फुल एक्शन मोड में है, अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले वक्त में बीजेपी की कई बड़ी बड़ी रैलियां और कार्यक्रम होने हैं, जिसका पूरा एजेंडा तैयार है। सबसे बड़ी बात अमित शाह ने ये कही कि 2022 की जीत से रखी जाएगी 2024 की नींव। 2022 का चुनाव ही मोदी की 2024 की जीत की नींव रखेगा। योगी को एक बार फिर सीएम बनाना पड़ेगा, तभी मोदी देश के पीएम बनेंगे। तो आज के यूपी के इस दंगल में इतना ही, पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।